नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 6 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पुरस्कार से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन और भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया। ये पुरस्कार किसको दिया गया और ये क्यों दिया जाता है? तो पीयूबीटी एथलीट ऑफ द पुरस्कार ये युवा एथलीट को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो पीयूबीटी बोर्ड है ना, उनके द्वारा दिया जाता है। तो जो पीयूबीटी बोर्ड है उनकी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पे वोट दिया जाता है। उस वोट में जिसको सर्वाधिक वोट मिलते हैं उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके किनके बीच कंपटीशन था? एक तो विराट कोहली जो क्रिकेट से संबंधित है, एक है लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉल से संबंधित है। इन दोनों के बीच कंपटीशन था। तो आपको पता ही है इंडिया के पॉपुलेशन, तो इंडिया के इसकी वजह से विराट कोहली को सबसे ज्यादा वोट मिला 78% और लियोनेल मेसी को 22%। तो इनको ये विजेता रहे और इनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं विराट कोहली के और कुछ मुख्य रिकॉर्ड, क्योंकि अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 संपन्न हुआ, उसमें इनको गोल्डन बैट का पुरस्कार मिला। गोल्डन बैट जिनको जो सर्वाधिक रन बनाते हैं। ठीक है जी, और ये वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भी विश्व के पहले प्लेयर बन गए जो कि 50 शतक लगाए हैं। और अभी 50वां शतक किसके खिलाफ लगाए थे? न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी वर्ल्ड कप में। ठीक है जी, अब बात करते हैं जो लियोनेल मेसी है, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। इन्होंने बैलन डी पुरस्कार 8वीं बार प्राप्त किया, जो विश्व के एकमात्र खिलाड़ी है। और इन्होंने अभी जो ओलंपिक हुआ था कतर में, उसमें इन्होंने गोल्डन शूज का पुरस्कार जीता। गोल्डन शूज पुरस्कार फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले को मिलता है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रांड है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राष्ट्रीय से लिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन परमाणु से संबंधित है, तो परमाणु से संबंधित वैसे साल भर में 1 2 4 ही क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। 400 करोड़ का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट क्या है? देखो इसका उद्घाटन तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया। इसका उद्घाटन कौन किया? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, साथ में उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम स्टालिन भी उपस्थित रहे। अब बात करते हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट क्या है। ये एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर का मुख्यतः कार्य क्या होता है? तो परमाणु रिएक्टर का मुख्यतः कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है? क्योंकि देखो इसमें क्या होते हैं कि परमाणु संलयन, मतलब दो परमाणु मिलकर तीसरे परमाणु का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऊर्जा कैसे उत्पादन होता है? देखो जो पहले का द्रव्यमान होता है, मास होता है, सेकंड का जो मास होता है, इन दोनों को मिला के तीसरे वाले इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरे वाला इन दोनों के तुलना में कम होता है। तो जो कमी होती है, जितना कम होता है उतना ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो उसी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? मतलब ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन करना। किस कंपनी के द्वारा इसको बिजली उत्पादन किया जाएगा? वो कंपनी है भावनी कंपनी द्वारा। इसका लागत 400 करोड़ है। अगर परमाणु संयंत्र की बात करें कि भारत में क्या और भी कोई परमाणु संयंत्र है, तो जी हाँ बहुत ज्यादा, जैसे काकरापार गुजरात का है, नौरोरा उत्तर प्रदेश का, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, बाकी कलपक्कम तमिलनाडु, कुंडनकुलम ये भी तमिलनाडु में, ये सब परमाणु संयंत्र हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना परियोजना से लिया हुआ है। हाल ही में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहां प्रारंभ किया गया? और ये जो श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है क्या है? देखो इसको नाम से पता चल रहा है प्रोत्साहन, कोई ऐसी योजना है जहां पे प्रोत्साहन किया जाएगा। तो जी हाँ, इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन राम यादव द्वारा शुरू किया गया। इसका मतलब है ना, जो अन्न है, इसको अन्न को कैसे बढ़ाया जाए? कौन सा? यह योजना मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया। मोटे अनाज को क्यों बढ़ावा देना? सबसे पहले मोटा अनाज क्या क्या होता है? जैसे कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब मोटे अनाज है। तो इसका उद्देश्य ही है इस योजना का कि मोटे अनाज को क्यों बढ़ाया जाए। तो कैसे बढ़ाया जाएगा? तो इस योजना के माध्यम से इन्होंने प्रोत्साहन राशि के तौर पे किसानों के खाते में बोला कि जो किसान इसको उत्पादन करेगा, जितना भी उत्पादन करेगा, उसको 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसके बैंक खाता में सब्सिडी भेज दिया जाएगा, मतलब पैसे भेज दिया। आप तो जो उत्पादन कर रहे हो तो कर ही रहे हो, उसके अलावा 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इतना इसको बढ़ा क्यों रहे हैं मोटे अनाज को। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मोटे अनाज की जो पैदावार होती है वो कम होती है, जिससे किसान की आय कम होती है। तो 10 रुपए किलो के हिसाब से देने के बाद किसान की आय बढ़ेगी। दूसरा, मोटा अनाज की उपलब्धता बढ़ेगा। मोटा अनाज बढ़ने से क्या होगा कि जो मोटा अनाज होता है वो पौष्टिक होता है। जब पौष्टिक होगा तो स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा होगा। ठीक है, ये तो हो गया मोटा अनाज। इसके साथ साथ तेंदुआ जो पत्ते होते हैं जिससे बीड़ी बनाते हैं ना, उसको भी रेट बढ़ा के 4000 रुपए प्रति बोरा कर दिया गया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में GSAT-20 को किस रॉकेट से पहली बार लॉन्च करने की घोषणा किया गया? और देखो कोई भी उपग्रह
रॉकेट से ही क्यों लॉन्च किया जाता है इनको भी समझेंगे, और कौन सा ऐसा रॉकेट है जिससे पहली बार इसको लॉन्च किया गया, और ये G-20 क्या है इनको समझते हैं। देखो वो है रॉकेट फाल्कन 9, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स की रॉकेट है, उससे इसको भेजा जाएगा। अब उसी से क्यों भेजा जाएगा, क्या अपने देश में रॉकेट नहीं है, इन सबको भी समझेंगे। तो जो ये G-20 है इसको इसरो द्वारा विकसित किया गया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अभी हाल ही में घोषणा किया गया कि फाल्कन 9 की सहायता से G-20 को भेजा जाएगा। अब बात करते हैं G-20 क्या है। G-20 एक भारी संचार उपग्रह है। संचार मतलब कम्युनिकेशन। देखो आजकल अपने क्षेत्र में इंटरनेट का उपलब्धता बहुत ज्यादा जरूरी है। 4G के साथ साथ अभी तो 5G आ गया, उसके साथ साथ ब्रॉडबैंड बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। हम भी वीडियो अपलोड करते हैं किससे, ब्रॉडबैंड से। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम चीजें होती है वो नेटवर्क, तो नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए G-20 को ऊपर भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसको भेजने के लिए रॉकेट चाहिए। तो रॉकेट से ही क्यों भेजते पहले इसको समझते हैं। जो उपग्रह होता है उसको पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना उससे बाहर निकालने के लिए एक अलग स्पीड चाहिए होता है, उस वेग से भेजने के लिए तो रॉकेट ही हेल्प कर सकता है। इसकी वजह से रॉकेट से भेजते हैं। तो क्या भारत के पास रॉकेट नहीं है कि अमेरिका का रॉकेट प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, भारत के पास तो रॉकेट है, जैसे LV-M3 रॉकेट जो कि चंद्रयान 3 को इसी के माध्यम से भेजा गया था। PSLV C-58 रॉकेट है। ऐसे बहुत सारे रॉकेट हैं, लेकिन जो इसकी क्षमता है ना वो 4000 किलो का जो उपग्रह होगा उसको भेज सकता है मैक्सिमम, और इसकी जो क्षमता है वो 2000 किलो। लेकिन जो ये अपना G-20 है ना इसका वजन ही 4700 kg है। तो अपने पास मैक्सिमम क्षमता बाहुबली जो रॉकेट है उससे 4000 किलो का भेजा जा सकता है। तो जब 4700 kg है इसको कैसे भेजा जाए, तो इसको भेजने के लिए फाल्कन 9 जिसकी क्षमता है 8800 kg क्षमता को ऊपर भेजा जा सकता है। अच्छा, तो क्या इसके पहले हम लोग 4700 kg से ज्यादा का उपग्रह नहीं भेजे? नहीं भेजे हैं। तो इसके पहले हम प्रयोग करते थे एरियन 5 का, जो कि अभी इसका अपडेट वर्जन एरियन 6 आया है, लेकिन अभी उसका परीक्षण नहीं हुआ, इसकी वजह से हम फाल्कन 9 का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना परियोजना से लिया हुआ है। किस राज्य द्वारा गुणोत्सव 2024 प्रारंभ किया गया, और ये गुणोत्सव 2024 क्या है? देखो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा द्वारा इसको शुरुआत किया गया गुणोत्सव 2024। इसका मतलब है ना गुणोत्सव, गुण बढ़ाया जाए बच्चों के अंदर। तो गुण बढ़ाया कैसे जाएगा, तो सबसे पहले उनकी आकलन किया जाए। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी जिले हैं 35 जिले और जितने भी स्कूल हैं 43,000 स्कूल के जितने स्टूडेंट हैं 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन किया जाए। पहले उनको मूल्यांकन जांचा जाए कि उनका लेवल क्या है, उसके बाद में उनकी शिक्षा बढ़ाया जाएगा। तो क्या 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 मूल्यांकन किया जाएगा, जैसे उनकी सीखने की रुचि कितनी है, उसके बाद सीखने की क्षमता कितना है और वो कितना सीख पा रहे हैं, इसके साथ पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी है। इस सभी जब समझ जाएंगे इससे लाभ क्या होगा कि जो सीखने के बीच गैप आ रहा है वो क्यों सीख नहीं पा रहे हैं, उसके बीच का अंतराल हम समझ पाएंगे, जिसकी वजह से उसको अंतराल को भरा जा सकता है। इसकी शुरुआत 3 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है जी, इसका उद्देश्य समझ में आ गया। अभी बात कर लें कि असम की राजधानी तोदिसपुर, असम में एक मंदिर बहुत फेमस है, कामाख्या माता मंदिर। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखो ये खेल पहली बार हुआ है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहां पे प्रारंभ हुआ? ये बीच से वर्ड सुन रहे हो क्या? आप पहली बार नहीं सुने, इसके पहले भी बहुत बार आपने बीच सुना होगा। बीच का मतलब होता है जो समुद्र तट, जो रेतीला या कंकड़ का बना होता है, जो समुद्र किनारे होता है ना द्वीप पे। अरे मुंबई का बीच, गोवा का बीच आपने सुना है ना, वही वाला बीच है। पहली बार जो गेम हुआ ना वो बीच पे हुआ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कहां पे हुआ, तो देखो एक केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव, पहले दो अलग अलग थे, इनको 2020 में एक कर दिया गया। तो ये जो दीव क्षेत्र है, दमन अलग है दीव अलग है, दीव क्षेत्र में इसको पहली बार आयोजित किया जाएगा। और दीव का कौन सा बीच पे, तो सुंदर खोखला बीच में। ठीक है जी, और वहां पे कितने प्रकार के गेम होंगे, कितना गेम होगा, तो 21 वर्ष से कम ये गेम होने वाला है। साथ में इसमें टोटल 8 गेम है। इसका समापन क्या दीव में ही किया जाएगा? तो नहीं, इसका समापन INS खोखरी मेमोरियल गुजरात में किया जाएगा। तो ये पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी पहली बार एक गेम और भी हुआ है, याद करो हमने कराया हुआ था। पहली बार गेम मल्टी स्पोर्ट बीच तो हुआ ही, इसके साथ साथ खेलो इंडिया पैरा गेम। पैरा गेम मतलब दिव्यांग का जो होता है, पहली बार ये भी गेम हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। शुभंकर कौन है? वो है उज्ज्वला। इसमें टोटल 7 गेम हुआ था और इसमें सर्वाधिक पदक कौन जीता था? हरियाणा। याद आया क्या? जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।